नमस्कार। मैं पीयूष ठाकुर आपको इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्तमान समय इतनी एक ऐसी परिस्थिति उसने पैदा किया है जिसमें सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने जो आई है वो है कि घर के अंदर हम संयमित होकर कैसे रहें, लेकिन साथ ही साथ यही समय हमें एक अवसर भी प्रदान कर रहा है जो हमें ये सोचने का समय दे रहा है, जो ये विचार करने का समय दे रहा है कि राष्ट्र हित में कहाँ क्या कमी रह गई है, देश सर्वोपरि कैसे हो, राष्ट्र सर्वोपरि कैसे हो, राष्ट्र कैसे आगे जाए, इसको लेकर के विचार करने का, या जो अलग अलग प्रदेशों से हैं उस प्रदेश में क्या समस्याएं हैं उस पर विचार करने का एक हमें अवसर भी प्रदान कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि वर्तमान समय वास्तव में हो सकता है शायद अब मानव जीवन में दोबारा कभी ये समय ना आए जबकि हमारे पास इतना पर्याप्त अवसर हो कि हम निश्चिंत होकर सोच सके, निश्चिंत होकर बैठ सके। तो इसीलिए मैं भगवान का दो मामले में शुक्रगुजार हूँ। पहली बार उन्होंने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जो हर व्यक्ति बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने अंदर झांक के यह विचार करे कि क्या सही है, क्या गलत है और किस हिसाब से चीज़ें चल सकती है। और दूसरी बात, व्यक्ति को व्यक्ति से समझने का मौका दिया है कि आखिर कैसे हम जो दूसरे हमारे परस्पर जो लोग हैं उनका जीवन में क्या महत्व है, उनका जीवन में क्या स्थान है, ये हमें पहली बार इसकी अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं इस वार्तालाप, इस डिस्कशन, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले नवीन झा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने कल आग्रह किया था कि वास्तव में मैं इस लाइव सेशन में आऊं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, जो हम सबके लिए बहुत ही एक बड़ी एक चिंता का विषय भी है, जिस कारण से आज हम सभी बाहर हैं, और वो है कि बिहार का विकास, बिहार की वर्तमान स्थिति कैसे बदली जाए, उसकी ऐसी दशा कैसे हो गई जो कभी बिहार इतना स्वर्णिम और गौरवपूर्ण इतिहास के साथ जिया है, और उसके भविष्य को लेकर कैसे कुछ अग्रसर हुआ जाए जिससे कि बिहार दोबारा एक नई प्रतिष्ठा भारत और विश्व स्तर पर अपनी स्थापित कर सके। क्योंकि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, वो इसका एक मूलभूत अंग है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप इतिहास के किसी भी दशा को देखें, इतिहास के किसी भी समय को देखें, इतिहास का कोई भी काल, भारत का कोई भी स्वर्णिम इतिहास बिना बिहार के नहीं लिखा जा सकता है। बिहार के बिना वो इतिहास संभव नहीं है। और चाहे वो काल माँ सीता की याद दिलाती हो, चाहे वो रामायण का काल हो, चाहे वो महाभारत का काल हो जब आपको अंग प्रदेश की याद आती हो, या विदेह साम्राज्य की बात आती हो, या उसके बाद जब भारत छिन्न भिन्न हो गया था, जब भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जब भारत अलेक्जेंडर के अटैक से त्रस्त था और हर जगह सिर्फ इस बात की चर्चा चल रही थी कि कैसे वो आक्रमणकारी पूरे भारत पर कब्जा जमा लेगा, तभी उसी बिहार के भूमि से पैदा होने वाला, उसी बिहार का एक संतान जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उस वक्त आचार्य हुआ करता था, उसने पूरे भारत को एक संगठित, एक समग्र रूप पर देखना है, इस हिसाब से उसने विचार किया। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक शासक दिया जिसने पूरे भारत को एक करने का, पूरे एक राजनीतिक रूप से एक करने का जिसने पुरुषार्थ दिखाया। और उसके बाद भारत फिर अगले हजारों वर्षों तक एक ऐसी जज्बा के साथ जिया जो कि गुलामी के दौर में भी वो जज्बा नहीं टूट सका। और इसलिए आज हमारी अगर संस्कृति बची हुई है तो ये उसी जज्बा का परिणाम है। वो बिहार जिसने आज़ादी की लड़ाई की बात अगर हो, उसमें अगर अग्रणीय भूमिका निभाने की बात हो, या फिर आज़ादी के बाद जबकि देश की आज़ादी पे दोबारा कुठाराघात करने की का एक कुत्सित प्रयास किया गया हो, उस वक्त जब खड़ा होने की बात हो, उस वक्त जो बिहार जिसने पूरे देश को सबलता प्रदान की, जिसने पूरे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके उसमें विचार रखने का एक प्रयास किया, एक पूरी एक भूमिका बनाने का प्रयास किया, वो बिहार आज खुद एक ऐसी मानसिक गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ है जिसने कि वास्तव में उसके न सिर्फ विकास की बाधा को अवरुद्ध किया है बल्कि राष्ट्र के स्तर पर बिहार
का राज्य रूपी एक विचार जो है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और इसीलिए वर्तमान भारत बिहार के लोगों की आवश्यकता तो महसूस करता है, लेकिन बिहार को एक राज्य के तौर पर उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता है। और यही एक इस परिस्थिति की मांग है। और इसलिए हमें अभी वर्तमान में ये सोचना चाहिए कि वास्तव में बिहार की ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई है। हम सभी को ज्ञात होगा, बिहार एक सीमावर्ती क्षेत्र है जो पूरी नेपाल से सटा हुआ है, और वो पूरा का पूरा बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है जिसपे कि कोई इस तरह से कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता है। जब जो आना चाहे, जब जो जाना चाहे वो आ जा सकता है। और इस परिस्थिति में भी अगर बिहार इस विचार के साथ, आज हम देख सकते हैं जो राज्य बॉर्डर कनेक्टेड हैं उसकी क्या हालत है, चाहे वो बांग्लादेश से अगर बॉर्डर से अगर सटा हुआ कोई राज्य हो, या फिर पाकिस्तान से के बॉर्डर से सटा हुआ कोई राज्य हो, या फिर श्रीलंका से ही सटा हुआ क्यों ना कोई राज्य हो, उस सब की भारत की अवस्था पे ना सिर्फ इतना ही प्रभाव है, बल्कि भारत की वो फॉरेन पॉलिसी पे भी अपना निर्णायक भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। जब बांग्लादेश की बात आ जाती है तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले ये कहता है कि भाई अगर बांग्लादेश के साथ अगर कोई विचार अगर हो रहा है तो उस वार्ता में हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। जब श्रीलंका के तमिल की बात आती है तो दक्षिण भारत के कुछ तमिल राज्य जो है वो इस बात की बात करने लगते हैं कि भाई हमें भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, हम भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं। जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो पंजाब अपना स्वर ऊंचा करता है कि भाई हमें भी उसके बारे में सहभागिता हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्र के स्वयंभू प्रभुत्व को, जिसने एकता और अखंडता को कभी जिसने अक्षुण्ण रखने का एक हर समय जिसने प्रयास किया, और कभी भी उसने इस बात को लेकर प्रश्न नहीं किया है कि नेपाल के साथ अगर हमारा कोई विषय है तो उसमें हमारी भी उतनी ही योगदान हो। क्योंकि हमने, और इसके बावजूद कि बिहार का एक बहुत मूल भाग जो कभी मिथिला राज्य का एक भाग हुआ करता था वो नेपाल में है। बिहार के आज भी नेपाली क्षेत्र के लोग और जो बिहार के लोग हैं उनके साथ रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन इसके बावजूद अगर विदेश नीति की जब बात आती है, बिहार ने कभी उसमें टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। बिहार ने उसमें कभी भी कोई भी गलत तरीके से कुत्सित प्रयास करने की उसने कोई साजिश नहीं की। हमने कभी ये नहीं सुना कि बिहार में स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स बिहार के रास्ते से घुस के देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। वहां पर लोग अपने स्थिति से ही जितना उनका सामर्थ्य है उस हिसाब से उसे रोकने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन उस बिहार के साथ आज हालत क्या है हमें याद है, चूंकि मैं खुद कानून का छात्र हूं। न्याय का सिद्धांत जिसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं, वो न्याय का सिद्धांत दरभंगा से प्रतिपादित हुआ था, उसकी शुरुआत दरभंगा से हुई थी। लेकिन आज किसी को ये चीज़ नहीं मालूम है। हम जब भारत के जिस भी इतिहास को हम गौरवपूर्ण कहने की बात करते हैं, चाहे वह आर्यभट्ट की बात हो या खगोल विज्ञान की बात हो, उस सब में बिहार ने अग्रणी भूमिका हासिल करी है। बिहार ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए बिहार के जो अलग अलग महर्षि जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उसके बाद वो आगे आया है। अगर कर्मकांड की बात करें, मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और आदि शंकराचार्य की एक परंपरा स्थापित हुई थी। उस आदि शंकराचार्य ने भी जब ज्ञान मार्ग का जब प्रचार प्रसार जब उन्होंने शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने इस बात को लेकर जब अपने विचार रखे कि कैसे किनसे शास्त्रार्थ करके इस परंपरा को स्थापित किया जाए। और जब वो वाराणसी आए थे, वहाँ पर कुमारी भट्ट नाम के बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान हुआ करते थे। उनसे जब उन्होंने पूछा कि आपसे मुझे शास्त्रार्थ करना है क्योंकि ऐसा मेरे गुरु का आदेश है, तो उन्होंने कहा था कि अब तो मैं चूंकि अंतिम अवस्था में हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि आप मेरे एक शिष्य हैं जो कि मेरे ही इतना विद्वान है, और अगर उन्हें हरा दिया तो आप बाकी को भी आप ऐसा आप लीजिएगा कि ज्ञान मार्ग का वर्चस्व है। और उन्होंने तब जो नाम लिया था वो मंडन मिश्र का नाम लिया था। जब हम भारतीय संस्कृति में महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, उस वक्त जो कुछ महिलाओं का नाम आता है, जिन महिलाओं का भी नाम आता है, वो सभी उसी क्षेत्र से हैं, चाहे वो गार्गी हो, माँ सीता हो, मैत्री हो, उभय भारती हो। ये श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के बाद से लगातार एक प्रयास करके उस क्षेत्र को पीछे रखा गया। कुछ खास राजनीतिक पार्टी के द्वारा, कुछ खास राजनेताओं के द्वारा इसका प्रयास किया गया कि कैसे भी इस क्षेत्र के विकास के मार्ग को रोका जाए, कैसे भी इस क्षेत्र के विकास की एक जो चलती हुई रफ्तार है उसको धीमा किया जाए। 50 के दशक में जब देश आज़ाद हुआ था, तब मैं उसके लिए आपको कुछ फिगर देता हूं कि बिहार की क्या उस वक्त हालत हुआ करती थी। पूरे देश में शुगर का, मतलब जो चीनी का उत्पादन होता था, उसका 25% बिहार का उसमें शेयर हुआ करता था। जो हॉर्टिकल्चर
जो जितने भी जो जंगल से संबंधित रहने वाले जो अलग अलग जो चीज़ें पैदा होती है, जो उसके अलावा जो अन्य जो पदार्थ हैं जो उसकी जो पैदा होने की बात होती है, उसमें बिहार का शेयर 50% हुआ करता था। और राइस और व्हीट मतलब गेहूं और चावल में बिहार का शेयर 29% प्रतिशत हुआ करता था। और बिहार में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज डालमिया नगर, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, ये सभी ऐसे जगह थे जहां पर कि इंडस्ट्री और रोजगार की कोई कमी नहीं थी। और वहां से न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बाहर के लोग भी आकर रोजगार किया करते थे। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जिसने बिहार को इतना पीछे कर दिया? ये जब इसकी हम अगर परिकल्पना करें तो याद आता है कि 90 की दशक में जबकि मंडल कमीशन की राजनीति स्टार्ट हुई, और उस मंडल कमीशन की राजनीति ने कुछ स्वयंभू नेताओं को पैदा किया जिनका कि ये मानना था कि अगर वो किसी एक खास जाति से हैं तो उस जाति का सिर्फ वही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, बाकी कोई और प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और फिर उन्होंने इस चीज़ को दिखाने के लिए बिहार के बहुत सारे उद्योग धंधे को खत्म कर दिया। और सिर्फ उसका कारण ये था कि जो लोग उससे, जिन लोगों का उस पर मालिकाना हक था, वो लोग उस समाज से नहीं आते थे, उस जाति से नहीं आते थे जिनको वो अपना वोट बैंक समझते थे। लेकिन शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जो अगर ये रोजगार अगर बंद अगर हो जाए, अगर यहाँ के लोग अगर बाहर चले जाएं, अगर उसका अगर पूरा उद्योग धंधा बंद हो जाए तो उसमें काम करने वाले लोग वो उसी जाति से आते हैं। और इसीलिए बाद में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, चाहे वो डालमिया नगर की बात हो, मोकामा की बात हो, चाहे वो भागलपुर में सूती उद्योग की बात हो, चाहे वो दरभंगा और मधुबनी में हथकरघा की बात हो, सभी को एक सिरे से खत्म कर दिया गया। और वर्तमान हालत ऐसी हो गई कि आज आप देखिए कि दरभंगा में इंडस्ट्रियल एरिया है, पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया है, उन सारे एरिया पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको सुरक्षा भी ना मिल सके। इस परिस्थिति में कौन बाहर से आएगा, कौन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को आएगा? सिर्फ हम ये बाहर बोल दें कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं होता है। क्योंकि 15 साल 90 से 2005 तक के हमने शासनकाल को देखा। सुप्रीम कोर्ट तक को, पटना हाई कोर्ट तक को यह कहना पड़ा कि बिहार में एक जंगल राज चल रहा है, अर्थात मत्स्य न्याय, जिसकी ज़्यादा शक्ति है उसी के हिसाब से काम चलेगा। राजनेता और अपराधी का एक ऐसा नेक्सस जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। दिन दहाड़े हत्या, फिरौती, डकैती, चोरी, अपहरण, इसके धंधे फूल-फल रहे थे। और उसमें राजनेताओं का उतना बड़ा ही हाथ था, क्योंकि राजनेताओं का प्रश्रय प्राप्त करके वो सारे लोग इस धंधे को अंजाम दे रहे थे। और इस परिस्थिति में बिहार की जनता, मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में दो मुख्य चीज कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला है कि किसी भी राज्य का विकास कैसे हो, और उसके लिए जो सबसे मूल बात जो कही जाती है वो है कि लोकतंत्र में किसी भी राज्य शासन में अस्थायित्व का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अर्थात स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, मतलब कोई पूर्ण बहुमत की सरकार। मुझे नहीं लगता है कि बिहार ने जितना पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार ने जितना दिया है उतना किसी और राज्यों ने दिया है। अगर 80 से 90 के अगर उस दशक को अगर छोड़ दें, उसके अलावा कहीं भी मुझे पिछले 30 सालों में आप देख लीजिए, पिछले 30 सालों में बिहार में हर एक सरकार 2005 के अपवाद को छोड़कर हर एक अस्थायित्व सरकार ही आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। इसलिए विकास में कभी भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वहां चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इसलिए हमारी ये मजबूरी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम या फिर हमसे ये कार्य नहीं हो सकता है। पूर्ण बहुमत की उस सरकार होने के बावजूद भी अगर बिहार पीछे है तो निश्चित रूप से इस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि वर्तमान में ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसने बिहार को इतना पीछे ढकेल दिया कि आज बिहार के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं उसकी संख्या 1.7 मिलियन है। इतने माइग्रेंट सिर्फ लेबर हैं, बाकी आप प्रोफेशनल्स की बात छोड़ दीजिए जो लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं सिर्फ। और पूरे भारत को लेबर सप्लाई करने का काम बिहार का हो गया है। कर्नाटका में वहाँ की सरकार कहती है कि हम सिर्फ बिहार के लेबर को इसलिए नहीं जाने देंगे या यूपी के लेबर को इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे यहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। उनको उद्योग धंधे की लॉबी ने उनको कहा है कि उनको मत जाने दीजिए। मतलब 21वीं सदी में ये बंद हुआ मजदूर की परिकल्पना अगर साकार होती है तो बिहार के वो मजदूर जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए साकार होती है। मुझे अभी देख के बड़ा ये कष्ट होता है।
सब लोग बोलते हैं कि भाई मजदूरों की ये गलती हो, पैदल क्यों चल रहे थे। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को मरने का भी शौक होता है और किसी को 1000 करने का, यात्रा करने का भी शौक होता है। और जिन व्यक्ति को यह गलत फहमी है, एक बार वो बाहर निकल कर बस 5 किलोमीटर का यात्रा कर ले, उनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पैदल चलना और पैदल यात्रा करना कितना कठिनपूर्ण होता है। और इस परिस्थिति में भी अगर एक वर्ग अगर यात्रा करने को अगर मजबूर है, अपने जीवन को जोखिम में डालने को मजबूर है, तो निश्चित रूप से उनकी कुछ समस्याएं रही है। इस कारण से वो आज मजबूर है कि वो धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, पूरा नॉर्थ बिहार, पूरा यूपी से, आधे यूपी से लेकर पूरा बिहार में इतनी भयानक बारिश हो रही है, इतना भयानक वज्रपात हो रहा है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद वो लोग चल रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा होगी? और तब भी सिर्फ वहां की सरकार ये कह देती है कि हमने 1000 रुपया दे दिया उनके अकाउंट में। और ये रुपया है किसका? ये रुपया क्या उस सरकार का है? बिहार में कि कोई उद्योग धंधा तो लगा नहीं है जहां से ये पैसा आ रहा है। बिहार के जीडीपी का योगदान क्या है इस देश की जीडीपी में? यहां तक कि बाहर से ही रुपया जा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अगर 1000 रुपया दिया है तो किसका उन्होंने भला कर दिया है भाई? एक उनका तो अगर सत्ता में अगर हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका ये और जनता का ये अधिकार है कि आपका उत्तरदायित्व है कि उसका आप निर्वहन करें। आपको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हो। अब वर्तमान में मैं आपको 2-3 उसका उदाहरण बताता हूं। शिक्षकों की बात आती है। बिहार में जो मूलभूत जो व्यवस्था चरमराया, उद्योग धंधा के अलावा जो उसमें 3 व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा जिसने गंभीर संकट की स्थिति से जो गुजरी है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात रही है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य की आप हालत देखिए। बिहार में अगर कोई बच्चा अगर 12th करता है या फिर ग्रेजुएशन करता है तो उसे फिर एक ही चीज़ याद आती है कि बिहार से बाहर कैसे जाना है। और उनके मन में 2 ही सिर्फ विचार रखा जाता है, इंजीनियरिंग या MBA कर लो या फिर सिविल्स की तैयारी करो। मुझे याद है कि मैं एक बार बिहार में एक ट्रेन से जा रहा था। मेरे बगल में एक व्यक्ति सज्जन बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप करते हो? तो उन्होंने कहा कि काम की तलाश में हूँ। मैंने कहा कौन सा काम करना है? तो उन्होंने कहा इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा चूंकि जब मुझे ये ज्ञात हुआ तब मेरी उम्र खत्म हो चुकी थी। आखिर ऐसी कौन सी क्या किया जाएगा ऐसे जो युवा हमारे हैं उनका उम्र खत्म नहीं हो और उनके रोजगार के बारे में उनको जानकारी मिल जाए। मुझे याद है कि जब मैं बिहार में रहा करता था, जब मैं 10th और 12th में पढ़ा करता था, उस वक्त कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जो बिहार में 2 दिन के बाद आते थे और तब लोग पढ़ते थे। बिहार की ऐसी स्थिति थी। कैसे हम उस स्वर्णिम बिहार को सिर्फ याद करके हम खुद को के पीठ को थपथपाते रहे कि बिहार ने वास्तव में बिहार का अतीत इतना स्वर्णिम रहा है। बिहार का वर्तमान अंधकारमय है और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर बिहार ने अगर ये निर्णय नहीं लिया तो आने वाला समय और आने वाली पीढ़ी, मुझे लग रहा है कि वर्तमान पीढ़ी जो अभी नेतृत्व करेगी उसको कभी माफ़ नहीं करेगी, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और जब इतिहास जब इस चीज़ के बारे में जब भी लिखेगा कि बिहार की स्थिति कैसे ऐसे पैदा हुई, तो उसमें सिर्फ उस राजनेताओं का नाम नहीं होगा जिसने बिहार में ऐसी परिस्थिति पैदा की है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी लिखा जाएगा जो वास्तव में बिहार के वैसी परिस्थिति को देखकर और डर कर बिहार को छोड़कर भाग गए थे, जिन्होंने अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, जिसने बिहार के अपनी मातृभूमि का बलिदान देना उचित समझा था। कभी भी राष्ट्रभक्ति और मातृभक्ति से ऊपर, मातृभूमि के भक्ति से ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता है। बिहार हमारी मातृभूमि है और उस विचार को लेकर हमें लड़ना होगा। अगर हमें ऐसी कोई भी चीज़ लगती है कि वो गलत हो रहा है तो हमें बोलना होगा। राजनीति हम सभी के लिए ठीक है, राजनीति हम सब करते हैं, लेकिन राजनीति क्या राष्ट्र हित के नाम पे किया जा सकता है? क्या मातृभूमि के हित के नाम पे किया जा सकता है? क्या स्वार्थ लोलुपता में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने मातृभूमि के हित की बलि चढ़ा दें? क्या वो आने वाली पीढ़ियां अगर हमसे पूछेगी कि आप बिहार में क्यों नहीं थे, तो उसका उत्तर आपके पास और हमारे पास क्या होगा? ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ किया नहीं जा सकता है। बिहार के पास वर्तमान में ऐसे संसाधनों का कोई अभाव नहीं है और वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। 1980 से 85 और 90 के बीच में
वहाँ पर ग्रीन स्किल मिशन चला था, ग्रीन स्किल यूथ मिशन चला था। उस पूरे मिशन में पूरे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा कार्य हुआ था वो बिहार में काम हुआ था। 74% का उस टाइम पूरे उसमें इनरोलमेंट हुआ था। और आज वर्तमान हालात क्या है? वर्तमान हालत जो हायर एजुकेशन हमारा है उसमें इनरोलमेंट अगर आप रेशियो देखें तो वो 13% का है इनरोलमेंट हमारा, क्योंकि बिहार के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर आ जाते हैं। चाहे तो उन्हें बिहार के शिक्षा पे विश्वास नहीं है, या नहीं तो इसने एक बड़ी इमेज क्रिएट की है कि बिहार में अगर आप कुछ कर भी लोगे तो उसे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि बिहार की इमेज इतनी खराब है। अगर आप वहाँ डिग्री भी लेके जाओगे तो लोग यही बोलेंगे कि आप बिहार से ही तो डिग्री लेकर आए हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस बिहार ने आर्यभट्ट को दिया है, जिस बिहार ने फणीश्वरनाथ रेणु को दिया है, जिस बिहार ने दिनकर को दिया है, और जिस बिहार के ब्यूरोक्रेसी के सहारे पूरा ये देश चलता है, उस बिहार के 10th के बच्चे और 12th के टॉपर से ये पूछा जाता है कि आप केमिकल इक्वेशन बताइए। कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दिल्ली के बच्चों से आगे पूछिए, आप महाराष्ट्र के बच्चों से जाके पूछिए कि कितने को राष्ट्रपति का नाम पता होता है इस देश का, कितने को इस देश के रक्षा मंत्री का नाम पता होता है, कितने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम जानते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन बिहार की एक ऐसी छवि बना दी गई है जिसमें कि अगर लगता है कि अगर कुछ सही अगर हो सकता है तो वो बिहार के लिए नहीं है, वो सिर्फ गलत ही बिहार के लिए है। और ऐसी छवि बनाई किसने है? ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के लोगों की समस्या है। आप ये देखिए कि हमने ऐसे नेताओं को तैयार किया जिनके नाम पे अगर मजाक का कोई पर्याय हो तो बिहार के कुछ नेता होते हैं। अगर किसी के बारे में अगर कोई जोक अगर बनाया जाए तो उसमें बिहार के नेता उसका पर्याय होता है। अगर कोई अगर पार्लियामेंट में मजाक कर ले, या अगर आप अगर किसी को बोले कि मैं बिहार से हूं, तो आपको उस नेता का नाम लेकर बोला जाएगा कि अच्छा फलाने नेता की जगह से आप हो। तो बिहार की ऐसी छवि बनाई गई। मैंने तो देखा पार्लियामेंट के इस सेशन से पहले भी, जब लास्ट सेशन जब हुआ है, मतलब जब पिछली सरकार जब थी, जब NDA 1 की गवर्नमेंट चल रही थी, उस वक्त भी वहाँ पर हम उन नेताओं की चर्चा की करते थे कि ओहो आज बिहार के इस नेता ने बहुत अच्छा भाषण दिया और पूरे संसद को हंसाया। अरे बिहार की समस्या पे कभी चर्चा होती है क्या? बिहार की समस्याओं जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, सांसद वहाँ हंसाने के लिए गए हैं क्या? सांसद का काम वहाँ कॉमेडी करना है पार्लियामेंट में जाके? क्या किसी और राज्य के सांसद को आपने देखा है कॉमेडी करते हुए बिहार के अलावा? और हमें उस पर गर्व होता है कि हमारे सांसद ने आज बहुत अच्छा हंसाया है पार्लियामेंट को, देश हंस रहा है। इससे साबित होता है कि हमारे सांसद सिर्फ उसी के पात्र ही हैं और सिर्फ वही वो कर सकते हैं। क्योंकि जिन सांसद के पास विचार नहीं हो वो सिर्फ मस्खरी का कार्य कर सकते हैं, और अगर विचार अगर होता, वही सांसद जो वहां पर छाती पीट पीट कर समाजवाद की दुहाई दे रहे थे, पिछले 15 सालों से 10 सालों से बिहार की राजनीति में वो एक क्षेत्र से कर रहे हैं। आज उनका परिवार भी उसी क्षेत्र से राजनीति करता है। इसके बावजूद कोई क्षेत्र में उनको पूछ ले कि क्या 5 साल में एक बार भी अपने क्षेत्र जाते हैं? और चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव जीतना, हम सभी प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए एक गर्व, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं और कार्य करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर जीतना क्या समाधान है? और हर बार प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि भाई आप हमारे नाम पे नहीं, अपने नाम पे, अपने काम पे जीतिए, और ये याद रखिए कि अगली चुनाव अपने काम पे ही आप जीतेंगे। ये प्रधानमंत्री के उस विचार को तोड़ते हैं, प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ विश्वासघात का कार्य इन्होंने किया हुआ है। ये 5 साल में अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, और जब क्षेत्र में जब ये चुनाव के वक्त जाएंगे और इनको लोग पूछेंगे आप क्यों नहीं आए थे, तब वो ये कहते हैं कि मुझे तो मालूम है कि आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे तो वोट दे ही देंगे। अर्थात इनको मालूम है कि जनता प्रधानमंत्री जी को प्यार करती है, इसलिए इनको वोट दे देगी, और इसलिए ये क्षेत्र में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। अब दुर्भाग्य की बात देखिए, बिहार के लोग जिनके शिक्षा की, जिनके ज्ञान की, जिनकी प्रबुद्धता की चर्चा पूरे विश्व में होती है, उस क्षेत्र के लोग हमारे अपने सांसदों से ये प्रश्न नहीं करते हैं कि MP लैड का जो सांसद निधि होती है, उस सांसद निधि का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। और उस सांसद निधि का अगर उपयोग अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे लगता है कि जब से मैंने राजनीति में ठीक से ज्ञान संभाला है, तब से मैं यही सुनते आया हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिल रहा है।
अरे भैया विशेष राज्य का दर्जा से क्या होगा, जितना फंड जा रहा है उसको तो आप खर्चा कर नहीं पा रहे हो, उससे बिहार का विकास तो हो नहीं पा रहा है। और विशेष राज्य दर्जा लेना है, विशेष राज्य दर्जा लेने से दो ही बेनिफिट होता है कि आपको जो लोन मिलता है वो पार्ट और जो इंटरेस्ट पार्ट है, जिसमें कि आपको मतलब जो लोन एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, इंटरेस्ट विद मतलब लोन विद इंटरेस्ट होता है, तो बस आपको जो उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो उसमें इंटरेस्ट अगर नहीं देंगे तो उससे बिहार का विकास थोड़ी हो जाएगा। बिहार का विकास तो इससे होगा कि आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोविड का इशू आया, बिहार की हालत ऐसी थी कि बिहार में एक लैबोरेटरी नहीं था कि जो किसी व्यक्ति को कोविड हो उसके ब्लड का सैंपल ले सके और उसको टेस्ट कर सके। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे याद है कि महाभारत काल में जब युधिष्ठिर जब शपथ ले रहे थे, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, उस वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। मुझे लगता है आज के राजनेताओं के लिए बहुत ही तर्कसंगत है। उन्होंने कहा था कि इतिहास अगर बुरा नहीं होता तो वर्तमान का निर्माण नहीं होता, और अगर वर्तमान का अगर निर्माण अगर हुआ है इसका मतलब इतिहास बुरा था। तो इसीलिए सिर्फ इतिहास की बात कर करके कब तक हम बसते रहेंगे? और क्या इतिहास हमारे किसी भी गलतियों को माफ कर देगा? अगर इतिहास में अगर कोई कमी ही थी तो क्या वास्तव में वर्तमान में भलाई ना करने से उस पर हमारा इतिहास पर्दा डाल देगा? मुझे लग रहा है ऐसी सोच में ये भारी कमी है, और ऐसा सोच कहीं से भी किसी स्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। हमें समाधान की तरफ लौटना है। हमें उन युवाओं को जागृत करना है, उन लोगों को जागृत करना है जिनको लगता है कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बिहार की अगर बात अगर की जाती है तो उनके बारे में उनका यही विचार होता है कि बिहार का क्या स्थिति आएगी, बिहार का कि लोग जो है वो आपस में लड़ने वाले हैं, कैसे भला हो पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी नकारात्मक सोच का कोई स्थान नहीं हो सकता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब पूरे देश में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, यवनों का जब आक्रमण हुआ था, जब पोरस हार गया था, उस वक्त भी देश अलग अलग छोटे छोटे भाग में खंडित हुआ करता था। जो राज्य जिन्होंने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया था, उन राज्यों ने भी अपनी स्थिति में इतना सुधार नहीं करने का कोशिश किया, और उनके लोगों ने भी वो लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की कि हम उनके किसी के दास्ता में क्यों रहे। अब तक्षशिला के उस गुरुकुल ने आचार्य हुआ करते थे और जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा था कि छात्रों को आगे आना चाहिए और छात्रों को जन जागरण का काम करना चाहिए, और इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा है। अभी संदीप जी कह रहे थे, वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी कहा कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से, लेकिन हमारे पास उसकी एक बहुत बड़ी पूंजी है। वो ये है कि पुरुषों का पलायन तो हुआ है, लेकिन हमारी मातृशक्ति अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा है, उनका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक पुरुष को समझाते हैं तो एक व्यक्ति को समझाते हैं, एक मातृशक्ति को समझाते हैं, पूरे परिवार को समझाते हैं, पूरे समाज को समझाते हैं। अगर हम मातृशक्ति को समझाने में अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से हम और मजबूत होंगे, और कहीं ना कहीं हमारा ये एक संकल्प जो है उसमें एक दृढ़ता आएगी, उसमें मजबूती आएगी, और उसको लेकर हम आगे बढ़ सकेंगे। मुझे लग रहा है कि इस विकास के इस दौर में जब हम पूरा देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बिहार पीछे है, हमें वो उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे को आपसे अलग क्यों होना पड़ रहा है, आपके घर में आपके पति और भाई को आपसे अलग क्यों होना पड़ रहा है, आपके पिता को क्यों अलग होना पड़ रहा है। उस विचार को जब हम लेकर समाज में आगे बढ़ेंगे तब हमें एक अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं और जो शहरी क्षेत्र में युवा हैं, उन लोगों को, उन दोनों को आपस में एक विचार भी करना होगा, एक आपस में एक सामंजस्य बनाना होगा। मैं ये देख के बहुत हर्षित होता हूँ, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि जो गांव के लोग हैं, वो चाहे वो गांव में रह रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन सभी ने अपने गाँव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वो समस्याओं की चर्चा करते हैं, जब कभी अलग अलग पर्व होता है, जब कभी अलग अलग कोई फेस्टिवल होता है, उसके बारे में वो आपस में कैसे है उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में रूपरेखा तय करते हैं। बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपस में एक सामंजस्य इस चीज के लिए भी होना चाहिए कि जिस गांव का वो ग्रुप है, उस गांव की समस्याओं का उसमें जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है।
और नवीन जी जिस समाज जागृति की बात कर रहे हैं वो वास्तव में उसी से संभव हो पाएगा, क्योंकि जो लोग जागृत नहीं हैं, अगर जो उस ग्रुप में हैं, उन लोगों को भी मुझे लगता है कि आप ये बताइए कि कैसे जागरण की आवश्यकता है और क्यों जागरण की आवश्यकता है, कैसे उनका विकास किया जा सकता है। हमारी यहाँ से दी हुई उनको मजबूती एक आत्मसंबलता प्रदान करेगी, और वही मजबूती मुझे लग रहा है कि आगे विकास कार्य में एक निर्णायक सिद्ध हो सकता है। अभी आप स्थिति देखिए, अगर गांव में, मुझे लग रहा है किसी भी गांव में 3-4 चीज़ों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है एक स्वास्थ्य का एक सुविधा होनी चाहिए। हर गांव में एक डॉक्टर, अगर उस गांव का कोई ना कोई लोकल डॉक्टर तो है, अगर उसको कुछ रुपया दे के, अगर आपस में कंट्रीब्यूट करके, अगर सरकार, पहले तो हम पंचायत समिति से उसे बोले, और जो उस गांव के युवा हैं उसको मजबूती से इस बात को रखना चाहिए कि इस गांव में एक डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। हर गांव में कम से कम 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एक डॉक्टर क्यों नहीं बैठ सकता है। जो गांव के युवा हैं, आज हम सभी सुनते हैं कि मिड डे मील में भयानक कालाबाजारी चल रही है, भयानक भ्रष्टाचार है। क्यों युवा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि अगर उस गांव के अगर मिड डे मील में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको खत्म कैसे किया जाए। अगर वहां पर अगर कोई समस्या है, अगर कोई अगर रोड बनाने के लिए आया है, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए आया है, उसमें अगर कमी है, वो युवा एक समग्र प्रयास क्यों नहीं करेगा। क्यों ऐसा रहेगा कि एक एक विचार, जब हम एक अलग अलग विचार के साथ हम आएंगे, उसके बाद ही उस क्षेत्र का बहाव हो सकता है। भारत एक ऐसी विशाल भूमि है जिसमें एक नियम के साथ, एक रूल और रेगुलेशन के साथ तब उसका हम भला नहीं कर सकते हैं। भारत गांवों का देश है, 2/3 इसकी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उस परिस्थिति में हमें गांवों का विकास करना होगा, और ऐसे ही नेता पैदा होंगे। नेता कभी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं पैदा करती है, नेता खुद संघर्ष करके खुद बन के नेता पैदा होता है। ऊपर से कभी भी नीचे लाके, अगर हम ऊपर से किसी नेता को ला देंगे, सब लोग उसको पैराशूट लीडर्स ही बोलते हैं। इसलिए अगर नेताओं अपने अगर अस्तित्व को लेकर अगर कोई अगर कुछ विचार करना है, तो मुझे लग रहा है ग्राम समाज के बारे में अब की जो अवधारणा है, जो अंत्योदय का सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका विकास हो, इसको लेकर युवाओं को जागरूक होना होगा। और उससे जो सबसे बड़ी बात है कि जो जाति, जो बिहार के लिए सबसे बड़ी अभिशाप बन चुकी है, उस जाति से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसको लेकर भी युवाओं को ही ये काम आरंभ करना होगा। गांव के इतने सारे लोग होते हैं, हम सभी ये देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सभी समर, जो गर्मी की छुट्टी होती है उस टाइम समर स्कूल जाते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह का प्रयास नहीं किया जा सकता है? जो हमारे शहरी युवा जो शहर में रह रहे हैं, वो जो 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी गाँव में जाके, क्या वो जो अपने गांव के युवा हैं, क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या उनके लिए एक छोटे ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है? इन सब को लेकर हमें विचार करना होगा। और जब तक ये एक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, विकास संभव नहीं है। क्योंकि बिहार के, अब देखिए, बिहार के विकास से 2 चीज़ों का भला होगा। पहली बात कि ये देश जहाँ पर इतना ज़्यादा माइग्रेशन है, और खास करके उसमें बिहार और यूपी से जब ज़्यादा माइग्रेशन है, तो वो निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र हैं उसके भी संसाधनों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। और दूसरी बात कि बिहार के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके वहाँ पर 5-5, 10-10 कमरों का अपना घर है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, वो यहाँ पर आकर एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। बद से बदतर परिस्थिति में रहने को मजबूर है। उस एरिया में ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई नाली की व्यवस्था है, उनके हेल्थ और हाइजीन की कोई सुविधा नहीं है, इसके बावजूद उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तो अगर उनको अगर वहीं पर अगर रोजगार अगर दे दिया जाए, और बिहार के जो लोग बाहर आ गए हैं उनके इस बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि हम सभी ने क्यों ये विचार कर लिया है कि हम अगर बिहार से बाहर आ गए हैं तो बिहार से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा। अगर बिहार से अगर संबंध की अगर बात अगर है, अगर हम सभी अगर एक छोटा अगर प्रयास अगर करेंगे, तो वो बिहार के लिए एक बड़ा प्रयास हो सकता है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है वो यही है कि हम सभी एकजुट हों, हम सभी एक मंच पर आए। आपसी, देखिए, क्रेडिट लेने की बात जब होगी, आप सभी क्रेडिट ले लीजिएगा, एक एक व्यक्ति क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो विकास तो हो तब तो क्रेडिट लेंगे। अगर विकास ही नहीं होगा तो क्रेडिट कौन लेगा? तो इसीलिए पहले इस चीज़ में पढ़ने से कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसका क्या विचार होगा, कैसी परिस्थिति सृजित होगी, उससे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि बिहार का वास्तव में विकास कैसा हो।
अभी वहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे नितिन गडकरी उत्तराखंड के क्षेत्र में, वहाँ पर उन्होंने एनएच के साइड में दोनों तरफ पेड़ पौधा लगाने का एक कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किया है। क्या हम ऐसी चीज़ क्या हम बिहार में नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से अभी मैं अलग अलग लोगों का भी इस पर जवाब भी दे रहा हूँ, अलग अलग विचार भी आ रहे हैं, जिन सभी का स्वागत है। मैं एक एक करके सभी के विचार को अपनी इस बात में भी रखूँगा। बस मैं उससे पहले 5 मिनट और मैं बोल लेता हूँ, उसका भी मैं इसी उन सारे विचारों को मैं उसमें समावेश करके फिर उन सारे विचारों पर मैं एक एक बात अपनी राय भी रखूँगा कि बिहार में भी ऐसा नहीं है कि बिहार की भलाई के लिए कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन वो हर सोच एक व्यक्तिगत सोच है या एक वर्ग का सोच है। एक सामाजिक सोच विकसित करने की जो जरूरत है, उसके लिए एक जन आंदोलन में इसे परिवर्तित करना होगा। और जन आंदोलन खड़ा करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा संभव ही नहीं है। बिहार ने अलग अलग जन आंदोलनों को देखा है, बिहार ने अलग अलग जन आंदोलन को जन्म दिया है और उसका नेतृत्व किया है। बिहार में ये हर समय संभव है कि बिहार उसका नेतृत्व कर सके। अभी वर्तमान परिस्थिति में जो सबसे बड़ी जो समस्या जो रोजगार को लेकर है, उसको लेकर निश्चित रूप से जो एमएसएमई जो सेक्टर है, जो लघु और कुटीर उद्योग है, जो मध्यम वर्गीय और लघु उद्योग है, उसको लेकर विकास करने की आवश्यकता है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं दरभंगा गया हुआ था, वहाँ पर मैं गया क्योंकि क्या होता है कि हर राज्य की एक व्यवस्था होती है जिसमें अगर आप मान लो अगर कोई अगर नया उद्योग करना अगर शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए सरकार कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। तो मैं दरभंगा के उस जगह पर गया जहाँ से वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती थी, जहाँ पर उस चीज़ का ऑफिस है। जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ की हालत देखकर मुझे ये लग रहा था कि पहले इन्हीं को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग कब गिर जाता है इसका कोई ठीक नहीं था। साथ ही अलग अलग राज्यों में हरियाणा को हम देखते हैं, हरियाणा इसका एक आदर्श उदाहरण है जिसने 2 चीज़ में, खेल और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सेक्टर है, चाहे वो पशुपालन का विभाग हो चाहे वो कृषि का विभाग हो, उसमें एक उत्कृष्ट प्रयास हरियाणा ने किया है। वहाँ अगर आपको गौपालन अगर करना है, गौशाला खोलना है, सरकार अनुदान देती है। बिहार में भी ऐसी ही अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन आप जाओ इसका पता करने के लिए तो वहाँ वो आपको बताएंगे कि गौपालन से बेहतर था तो आप बकरी पालन कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा। बकरी पालन के लिए भी एक ऑफर आया हुआ है। तो जो योजना आपको जो करनी है उसकी योजना के बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि वो उस योजना के बारे में चर्चा करेंगे जो उनके पास उपलब्ध रहेगा और जिनके लिए उनके पास कोई आवेदन नहीं रहेगा। तो सवाल ये है कि भाई जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो वास्तव में युवा जो जागरूक है, वो इसको एक लीड दें और वो वहाँ पर जाए और जो भी लोग इसमें कार्य करना चाहते हैं उसको वो अधिकार दिलवाने का प्रयास करें, तब वो रोजगार वहाँ पर सृजित होगा। रोजगार ऐसे ही हवा में जनरेट नहीं हो सकता है। और आप जब तक ये उम्मीद करेंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा और तब जाके विकास होगा, तब ये संभव नहीं हो पाएगा। अब भारतीय क्या है, जो राज्य जिन राज्यों ने विकास किया है उनकी आप एक स्थिति देखिए। हर राज्य उनके राज्य के जो एनआरआई हैं, गुजरात ने इसको सबसे सफलतापूर्वक सबसे पहले स्टार्ट किया था। जिस टाइम मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उन्होंने एनआरआई की मीटिंग स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि आप कहीं भी रहिए, साल में एक बार गुजरात आइए और यहाँ पर जो भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो उन्होंने समिट स्टार्ट किया, ठीक उसी तरह से जो अलग अलग जो जगह पर ये विचार है, जो बिहार के लिए, बिहार के जो लोग बाहर रह रहे हैं, क्या उनका समिट नहीं किया जा सकता है? जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके, जो बिहार के लोग हैं या जो बिहार के अंदर ही लोग रह रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ थोड़े थोड़े करके ही, जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ ने ग्रामीण बैंक की जब स्थापना की, उन्होंने छोटे छोटे महिलाओं के समूह को एकत्रित किया था। उसी के घर से जो छोटी छोटी जमा पूंजी थी, उसी से इतना बड़ा बैंक का विस्तार हुआ था। क्या हम वैसा बिहार में नहीं कर सकते हैं? बिहार में भी छोटे छोटे अगर एक ग्रामीण स्तर पे ही छोटे छोटे अगर हम कुछ धन लेकर ही या कुछ सामग्री लेकर ही अगर कोई चीज़ अगर स्थापित की जाए, उससे अगर रोजगार का अगर सृजन अगर हो, उसमें भले ही 10 ही लोगों को रोजगार मिले, 20 ही लोगों को रोजगार मिले, लेकिन क्या उससे 10 और 20 लोगों का भला नहीं होगा? तो हमें ये सब भी सोचने की आवश्यकता है कि सरकार को हम मजबूर करते रहें, सरकार के पास अपनी हम मांग को रखें, लेकिन इसके अलावा हम अपनी दायित्व का भी हम निर्वहन करें, क्योंकि समाज और सरकार जब वो साथ मिलकर चले तभी कुछ चीज़ संभव है। सरकार में भी कोई अगर बदलाव करना है तो वो तभी संभव है जब समाज एक होगा, जब समाज की महत्वाकांक्षा स्व महत्वाकांक्षा पे ऊपर होगी, जब समाज पूरे समाज की भलाई के लिए सोचेगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की चिंता ना करेगा, तब जाके फिर ये विकास संभव है। और जब तक ये अगर नहीं हो पाए तब तक बिहार तो
और मुझे लग रहा है कि अगर 10 सालों या 20 सालों में बिहार में अगर परिवर्तन नहीं हो पाया तो शायद बिहार 70 वर्षों के लिए पीछे चला जाएगा। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर हरियाणा में जो सुविधा दी जाती है, जो अन्य जगहों पर जो खेल में जो सुविधा दी जाती है, अगर बिहार में भी अगर यही सुविधा अगर दी जाए तो बिहार के बालक भी ओलंपिक मेडल्स ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से वीडियोज आते हैं कि कैसी परिस्थिति पैदा की उनकी गुणवत्ता उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है। अभी मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में ऑन एन एवरेज बिहार में जो चावल का उत्पादन होता है वो 1 हेक्टेयर में 2 टन का होता है। जो पूरे देश का एवरेज है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 11 टन का है। बिहार का एक ऐसा किसान है जो 1 हेक्टेयर में 22 टन चावल पैदा कर रहा है। उसने बताया कि कैसे वो पैदा कर रहा है और वो कैसे बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को अवसर देने की आवश्यकता है। बिहार में लीची का उत्पादन होता है और बिहार की लीची में हम उसमें 71% देश का शेयर रखते हैं। देश में जितना लीची उत्पादन होता है उसका 71% बिहार उत्पादन करता है। मखाना का 85% बिहार उत्पादन करता है। जो आम का उत्पादन होता है उसमें 13% बिहार उत्पादन करता है। जो सब्जी का उत्पादन होता है उसमें 9% करता है। जो हनी का जो शहद का उत्पादन होता है उसमें 14% बिहार उसका उत्पादन करता है। जो मक्के का उत्पादन होता है उसमें 10% उसमें बिहार का योगदान होता है। इसके बावजूद हम उन्हें एक मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं जो किसान अपने वहाँ सामग्री को बेच सके। इनके लिए हमें एक उपाय करना होगा कि कैसे हम उस सामग्री को बेच पाएंगे। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए हम ब्रांडिंग कर पाएंगे। गुजरात ने अपने कॉटन ग्रोवर को ऐसी व्यवस्था उसने की है। वहाँ पर जो कॉटन का जो उत्पादन होता था पूरे देश में एक ऐसी नीति थी। आप देख लीजिए बाकी 2-3 राज्य जो कॉटन ग्रोवर स्टेट हैं वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन गुजरात के कॉटन ग्रोवर जो फार्मर्स हैं वो कभी भी सुसाइड नहीं करते हैं। इसके बावजूद उस विचार के रहने के बावजूद हम बिहार में ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट की हम कनेक्टिविटी, अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग हम कैसे कर पाएंगे। मखाना का हमारे पास जीआई है जो जिसे हम इंडिकेशंस बोलते हैं, उसका वो हमारे पास है। इसके बावजूद हम उसकी ब्रांडिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारा किसान वहाँ पर 250-300 रुपये बेचने को मजबूर है और वही मार्केट में 1500 रुपये में बिक रहा है। बीच में मिडिल मैन क्यों खा रहे हैं। क्यों हम डायरेक्ट किसान से लेकर उपभोक्ता तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो जरूरत है इन सभी को हम एक साथ लेकर आए, एक विचार करें कि कैसे इसमें परिवर्तन आ सकता है। अब बाकी मैं सभी एक एक करके मैं देख लेता हूं कि जो अलग अलग विचार आए हुए हैं उन सब का निश्चित रूप से मैं एक एक कर उसमें जवाब देता हूं। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सुबोध जी, इसमें हम मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, एक समाज के रूप में इसको हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इसमें हर व्यक्ति की जो रोजी रोटी है उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। और अगर हम चिंता करने लगे, सामाजिक रूप से अगर चिंता करने लगे तो हर व्यक्ति का रोजी रोटी वहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है। बिहार में एक पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस हिसाब से हमारे पास एरिया और पॉपुलेशन है उसका भी एक अनइवन ग्रोथ है। उसको भी हमें मैनेज करने की आवश्यकता है, उसको भी हमको ठीक से टैकल करने की आवश्यकता है। राजनीतिक सत्ता, उसके जो पॉलिटिकल विल नहीं है उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है। और उसके लिए युवाओं को भी आना होगा, युवाओं को राजनीति में आना होगा। युवाओं को इसमें हिम्मत हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि बिहार का युवा अलग अलग समयों में देश के लिए नेतृत्व प्रदान अगर किया है तो बिहार के लिए भी वो नेतृत्व प्रदान कर सकता है। दूसरा, और निश्चित रूप से पलायन, संदीप जी, बहुत बड़ी समस्या है और इस पर मैं बोला ही कि उसको अगर रोकना अगर हमें है तो वही छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको हमें ठीक ढंग से एस्टेब्लिश करना होगा। मुझे याद है, मैं इसके लिए एक आपको वाकया बताता हूँ। मैं एक बार मधुबनी के डीएम से मिलने के लिए गया हुआ था। मैंने उनको कहा कि इतनी बड़ी समस्या है, आप मधुबनी के डीएम हैं, आप क्यों इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इतनी कालाबाजारी चल रही है, अलग अलग आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के शॉप पे जाइए, वहाँ पर आप देखिए वो लोग वजन भी कम देते हैं, सामान भी कम देते हैं। इसके बावजूद क्या कारण है कि आप लोग छापेमारी नहीं करते हैं। या जो अलग अलग रोड बनते हैं, जो अलग अलग स्कूल की बिल्डिंग्स बनती हैं, उनकी गुणवत्ता इतनी प्रभावित होती है, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना था कि लोग हमारे पास नहीं आते हैं, कोई हमें बताता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है।
आपके सांसद अगर नहीं आते हैं, क्या आपने अपने सांसदों को कभी कॉल किया है? क्या आपने किसी योजना को लेकर एक आरटीआई लगाया है कि भाई आपके गांव में विकास के लिए कितना पैसा आया, उसमें कितना विकास हुआ, आपके प्रखंड के लिए कितना पैसा आया, आपके जिला के लिए कितना पैसा आया और उसमें कितना विकास हो पाया नहीं हो पाया, इसको कभी इंश्योर करने का आपने प्रयास किया है? अगर लोकतंत्र में जन भागीदारी ही नहीं होगी तो सत्ता व्यवस्था कैसे प्रभावित हो सकती है? हम सत्ता बदलने की अगर ताकत रखते हैं या उसकी बात अगर करते हैं, हम सत्ता को अगर अपने हिसाब से अगर झुकाने को मजबूर करने की बात करते हैं, तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि वास्तव में हम में ये ताकत है कि हम सत्ता को झुका सकते हैं, हम में ये ताकत है कि हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। और जब तक अगर वो हम नहीं करके दिखाएंगे तब तक सत्ता हमसे कैसे प्रभावित होगा? तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी हमें ही नेतृत्व करने की आवश्यकता है। सिर्फ मुझे ही नहीं या मुझसे जुड़े हुए लोगों को नहीं संदीप जी, हम सभी को आगे आना होगा। और जो भी लोग हैं, जहां भी लोग हैं, जो लोग राजनीति में हैं, सिर्फ समाज बदलाव से उन्हीं का संबंध नहीं है। आप सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए सामाजिक बदलाव में आपकी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम एक बार अपना वोट देकर 5 साल के लिए अपना इतिश्री समझ लेते हैं। 5 साल में हम ये मान लेते हैं कि अब हमने नेताओं को वोट दे दिया है, अब सिर्फ हमारा कार्य वही करेगा। नहीं, वो हम में से एक है, हमने उसे वो अधिकार दिया है। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है जिसमें हम नेताओं का एक एक सेकंड उसके जिम्मेदारियों का, उसके जवाबदेही का, उसको निर्वहन करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जन भागीदारी तभी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री का जो एक सपना है ग्राम स्वराज का, जो ग्राम कैसे मुख्य धारा में आए, अगर पूरा करना है तो एक एक व्यक्ति को निश्चित रूप से जन भागीदारी में उसमें एक सम्मिलित होना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ हो सकता है। अगला वही बात कि मुझे लग रहा है कि युवाओं को निश्चित रूप से इसमें अग्रणीय भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ हमें यह भी नहीं भूलना है कि जो अनुभव वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। उनका जो अनुभव है उससे भी हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अनुभव का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो जो भी अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किया है, कि अभी आप दुर्भाग्य देखिए कि दरअसल ऐसे नेता हमें लीड करने लग रहे हैं, ऐसे नेता बिहार की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम अल्टरनेटिव दे रहे हैं। जिन नेताओं ने सिर्फ जाति के नाम पे इतनी बड़बड़ हिंसा अपने क्षेत्रों में की, जब वो सांसद बने, कि वहां से खास वर्ग का पलायन हो गया। और मैं उन्हीं, और फिर आज वो बाढ़ की उनको आप क्षेत्र में बाढ़ के समय में देखेंगे, कोरोना के समय में देखेंगे, वो जनता के लिए जनहित की बात करते हैं, जिनके नाम मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, जिसमें रेप, मर्डर, अपहरण, चोरी। वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति पे इसी तरह के अपराध का केस दर्ज हो, वो व्यक्ति कभी भी हमारा उदाहरण नहीं हो सकता है, कभी भी वो हमारा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। बिहार को ये विचार करना होगा। बिहार की जनता जब तक ये विचार नहीं करेगी कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, तब तक भी बिहार का विकास संभव नहीं है। क्योंकि आपको यह तय करना होगा कि बिहार का अगर विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य अगर ठीक करना है, अपने परिवार का भविष्य ठीक करना है, बिहार का भविष्य ठीक करना है, लोग आपके प्रतिनिधि बनेंगे। कैसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों की आप बागडोर सौंपोगे, कैसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य आप सौंपोगे। नहीं, मैं तो राजनीति में ही हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं राजनीति से दूर हूं। और मुझे लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति, संदीप जी, कोई भी व्यक्ति राजनीति से दूर नहीं हो सकता है। अगर आप समाज में रहते हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो राजनीति में रहना अपरिहार्य है। और राजनीति से हटना मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारियों से भागने के बराबर है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति से भागने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये समाज हित में नहीं है। और वो भी तब, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति, अगर मैंने अपने जीवन में अगर पढ़ाई की है, अगर मैंने अपने जीवन में अगर आगे बढ़ा हूं, तो समाज के लोगों के उस टैक्स पेयर मनी से मैं आगे बढ़ा हूं, जिन्होंने मैं अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं ग्रेजुएशन LLB और LLM कर रहा था, तो उसका फीस 5,000-7,000 रुपये उसका फीस सालाना हुआ करता था। और मुझे याद है कि मैं तो ज़्यादातर स्कॉलरशिप भी मुझे उसमें भी मिली है। तो निश्चित रूप से वो उस देश के जो लोग टैक्स पेयर हैं,
उन्हीं के सब्सिडी, उन्हीं से वो पैसा मुझे मिलता है और उन्हीं से वो सब्सिडाइज्ड वो सारा एजुकेशन है जो सरकार गवर्नमेंट एजुकेशन है, उन्हीं के सहारे वो लोग पढ़ाते हैं। इसलिए समाज का हम पे ये कर्ज है, हर एक युवाओं पे कर्ज है। अगर हम यहाँ पर अगर मूलभूत सुविधा अगर पा रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो भी तो रोड पर चल रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो भी तो रेल में ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोग टैक्स पे नहीं करते वो भी तो सरकारी बसों पर चढ़ रहे हैं और सब्सिडाइज्ड रेट पर चढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिनके जीवन में सरकार का सीधा संबंध अगर नहीं हो, समाज का सीधा संबंध नहीं हो, वो ये ना माने कि वो समाज से दूर है। समाज से कोई दूर नहीं है। अगर समाज में हमारा, और ये समाज हमारा है, ये सरकार हमारी है, ये व्यवस्था हमारी है, उसको हमें अपने हिसाब से कि समाज के लिए क्या हितकारी हो सकता है, राज्य के लिए क्या हितकारी, उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसे ठीक करना होगा। और इसलिए मुझे लग रहा है कि सभी को इसमें आगे आना चाहिए। हाँ, महाभारत का मैं उदाहरण इसलिए दिया संदीप जी क्योंकि मुझे लग रहा है कि वर्तमान राजनेताओं को इसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी संस्कृति और इतिहास की बात करते हैं। हम सभी एक ऐसे देश हैं जिनके लिए अपनी संस्कृति को थामे रहना मुझे लग रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर रोम मिस्र सभी मिट गए, हम रहे इसलिए रहे क्योंकि हमने संस्कृति के डोर को पकड़ कर रखा, मजबूती से पकड़ कर रखा। और इसलिए अगर हम उस संस्कृति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें हैं उसका वर्णन करना, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा है, जो हमारे मनीषियों ने कहा है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि उसको पालन करना चाहिए, और इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था। निश्चित रूप से नवीन जी, बिहार में जन जागृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उसका मुझे लग रहा है कि उसके लिए हम सभी को मिलकर एक प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। वो जन जागृति कैसे, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सोचने का भी बहुत समय व्यतीत हो चुका है। एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको हम कैसे लागू करेंगे, उसको उस पर लगन से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अलग अलग विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसमें बदलाव आए। उसका एक ही मार्ग हो सकता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत कम समय में उसको ठीक ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर दें। मुझे लग रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा को मैं इस तरह से ही देख रहा हूं कि ये इस बात का निर्धारित करेगा कि बिहार अब किस दिशा में जाने वाला है। बिहार में 30 वर्षों के हमने शासन को देखा है, देश की जनता ने देखा है, राज्य की जनता ने देखा है। तो इसलिए एक निर्णायक मुझे लग रहा है चुनाव है। जो अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनके कंधों पर भी एक मजबूत दायित्व है कि वो जब राज्यों का चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से राज्य के हित को संज्ञान में लेगी और उस आधार पर ही कुछ निर्णय करेगी। और बिहार के हित से बड़ा हित कम से कम वहाँ के लोगों के लिए इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है, जबकि इस विभत्स कोरोना के समय में हमने वो उस त्रासदी को देखा है जो पलायन की त्रासदी है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार इसी के आधार पर ये चुनाव होना चाहिए और इसी आधार पर इसका निर्णय भी होना चाहिए। राजनीतिक दल को भी इसमें इसी हिसाब से भी सोचना चाहिए और जनता भी इसी हिसाब से जनता भी निर्णय ले। अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, दरअसल हम सब वही विचार बोलते हैं जो हमने अपने अनुभव के सहारे सीखा है, जो हमने पढ़ा है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, बिहार का विकास अब युवा के बिना तो संभव नहीं है। बिहार का विकास जब तक युवा नहीं आगे आएगा तब तक बिहार का विकास अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार ने लास्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन को देख लिया है, अच्छी तरह से सभी के प्रयोग को देख लिया है, किसमें कितनी इच्छा शक्ति है उसको देख लिया है। तो सकता नहीं है, अगर तब भी वो अगर कह रहे हैं कि वो बिहार का विकास कर सकते हैं तो मुझे ये लग रहा है आंख में धूल झोंकने के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि किसी भी शासन के लिए इतने वर्षों का समय अगर तब भी वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग 5 साल सत्ता पा जाए तो वो विकास करने के और स्वर्णिम विकास की बात करते हैं। मुझे याद है कि गुजरात में वर्तमान प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे और वहाँ से लेके और 2007 की जो यात्रा थी, 2007 के बाद से अब गुजरात की हालत देखिए। विकास के सभी एक आयाम में मूलभूत और आवश्यक परिवर्तन हुआ था। जो काम करने वाला उनके लिए 5 साल काफ़ी है। हमने देश के स्तर पर ही इस चीज़ को देखा है।
तो मुझे लग रहा है कि बिहार को भी इस पर एक निर्णय लेना होगा कि बिहार को किस दिशा में आगे बढ़ना है, और अगर बिहार इस पर निर्णय नहीं लेगा तो बिहार सब 50 साल पीछे चला जाए। निश्चित रूप से नवीन जी सही कह रहे हैं कि कोरोना ने एक मौका दिया है, और इसमें हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि रोजगार इसमें उपलब्ध कराया जाए। एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि वहाँ का जो रिसोर्सेस है उस पर बहुत बड़ा स्ट्रेस भी पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो लोग बिहार के बाहर रह रहे थे वो सडनली सारे बिहार के अंदर चले गए हैं। इतने लोगों को कैसे वहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा, सबसे पहला तो चैलेंज यही है। दूसरा, छोटे छोटे फार्म लैंड्स है, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं किया जा सकता है। तो एक ही छोटे से खेत में जहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति उसको जोत रहा था, उस पर हम कितने और लोगों को उसमें हम शामिल करेंगे। दूसरी बात, ये दिखाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट तो हो सकता है जिसको हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या उससे हम हर हाथ को काम देने के अलावा हर हाथ को जितनी आवश्यकता है उतना धन मिल पाएगा, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी? ये भी हमें ये भी एक बात हमें देखनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे सबसे बेहतर यही है कि ये जो मौका हमारे लिए आया है, इसमें रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो ये है जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसकी बात बार बार संदीप जी कर रहे हैं कि एमएसएमई जो सेक्टर है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो वहाँ पर छोटे छोटे जो नए जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उसको हमें मजबूत करना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट करने की बात हो रही थी, सिंगल विंडो स्टार्ट करना चाहिए, उनको क्लियरेंस देना चाहिए। और मुझे लगता है टैक्स जो मोरेटोरियम है, जो एग्जम्पशन है, उसे एग्जेप्ट करना चाहिए कम से कम 3 सालों के लिए। अगर 5 सालों के लिए आप ना भी करें तो 3 सालों के लिए कीजिए। और उसके अलावा जो अलग अलग लेबर या एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको भी मुझे लग रहा है उस पर भी मोरेटोरियम मिलना चाहिए कम से कम 3 वर्षों के लिए। और सरकार की तरफ से जो भी उसमें हेल्प हो सकता है वो करना चाहिए। इसके साथ हमें ये ना भूलना होगा जो समाज भी हमारा है, अगर कोई आपके एरिया में अगर इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करने को अगर जा रहा है, ये छोटे अगर उद्योग लगाने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर आकर उसको अगर परेशान कर रहा है, अगर कोई अगर उगाही अगर उसके साथ करना चाह रहा है, तो समाज के अगर जो युवा है वो उसके साथ खड़े हों, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां नहीं आ रहा है, आपके लिए भी रोजगार पैदा करने को आ रहा है। तो जब तक आप उसे अगर सुविधा अगर प्रदान नहीं करेंगे, आप उसकी सुरक्षा का देखभाल नहीं करेंगे, जो वहां के पुलिस है उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो तब तक वो विकास नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी काम करने की इसलिए आवश्यकता है। निश्चित रूप से पता नहीं बिहार में युवाओं की, और संदीप जी ये बात तो सही में आपका कहना है कि बिहार के लोग राजनीति पे और युवा राजनीति पे घंटों बहस कर सकता है, घंटों बातें कर सकता है, लेकिन अगर उनको अगर ये पूछा जाए कि आप राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनका यह मानना है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो मतलब वही बात की एक कहावत है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी की घर में। तो वही बात है कि कोई अपना बलिदान इसमें नहीं देना चाहता, अपनी आहुति नहीं देना चाहता है। कौन ऐसा गार्जियन है या कौन ऐसा युवा है जो अपने लिए अच्छे भविष्य की परिकल्पना नहीं करता है? हम सभी करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई युवा अगर राजनीति में आ रहा है तो वो इतना सोचकर निश्चित रूप से आ रहा है कि अगर कुछ भी अगर इसमें अगर दिक्कतें अगर आएगी तो उसका हम मजबूती से सामना कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है युवाओं को राजनीति को भी एक ऑप्शन के तौर पे देखना चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने देखा है, ये ऑप्शन किसी भी आईएएस अफसर के ऑप्शन से कमजोर नहीं है, किसी भी जज बनने के ऑप्शन से कमजोर नहीं है। इसका भी उतना ही महत्व है समाज में। और पॉलिसी मेकिंग की ये धुरी है, बाकी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आप जो कानून बनाएंगे उसका ब्यूरोक्रेट्स पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर या हाई कोर्ट उसके बारे में, आपके बनाए हुए कानून के बारे में चर्चा करेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करेगा या आपके कानून के वैधानिकता को चेक करेगा। लेकिन कानून बनाना आपका काम है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसको भी एक ऑप्शन के तौर पे ये देखें, और ये भी उतना ही लुक्रेटिव ऑप्शन है। आपको सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। रुपया कमाने का बहुत जरिया हो सकता है, रुपया के लिए ही हर कार्य नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति भी रुपया कमाने का एक जरिया नहीं हो सकता है। आपको खुद के लिए दिक्कत ना हो, ये मैं इस बारे में कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी क्या में लेबर पार्टी है उसके वो काउंसलर हैं, डॉक्टर भी हैं, कर्नाटका से हैं, मैसूर क्षेत्र से हैं। और वहाँ पर जैसे यहाँ एमएलए होता है, वहाँ एमएलए ना होके वहाँ पर काउंसलर होता है, तो वो काउंसलर भी है और उसी पार्टी से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर अगर आप 1 रुपया जो सरकारी रुपया है अगर अपने उपयोग के लिए अगर ले लोगे तो आपके अगेंस्ट ऑडिट करवाया जाएगा और उसके बाद आपको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है।
तो मुझे लगता है कि ये विचार तभी इस देश में संभव है, ये तभी लागू हो पाएगा जब अच्छे युवा, पढ़े लिखे युवा, जिनके पास अपना सामर्थ्य है कि वो कुछ और करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति को इसलिए चुना है कि समाज सेवा करना है, समाज की भलाई भी देखनी है, वैसे युवाओं को आना पड़ेगा। एक प्रतिबद्धता के साथ आपको आना पड़ेगा कि वास्तव में हम समाज का भला, समाज का हम विकास चाहते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने अच्छे आंकड़े होने के बावजूद भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकार उदासीन है। सरकार को ये आंकड़े शायद पता नहीं सरकार को पता भी है या नहीं है, सरकार इसको देखती भी या नहीं देखती है, ये भी सोचनीय एक विषय है। और मुझे लग रहा है कि अब समय वो आ गया है, जबकि अगर सरकार जिस कार्य को ना करे, हम सरकार तो उस पर दबाव बनाने का एक लॉबिंग ग्रुप के तौर पे हम कार्य करते रहे, सरकार पर दबाव बनाते रहे। हाईकोर्ट में जो हमारे लॉ क्षेत्र के जो लोग हैं वो PIL फाइल करते रहे। इसके अलावा जो एक और आवश्यक है, जो हमारे उद्यमी लोग हैं, जो उद्यमी युवा हैं, वो आए और वो बिहार के लिए काम करें, वो एक प्लेटफॉर्म वो डेवलप कर सकते हैं, वो वहाँ पर वो किसानों को सीधे कस्टमर से जोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि उस पर कैसे विकास करना चाहिए, और तभी वो स्थिति अच्छी हो सकती है। निश्चित रूप से ये रूपरेखा जल्दी तैयार होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इसमें कहीं से भी सिर्फ इसी राज्य का नहीं, अभी हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे। अजय जी ने अभी उन्होंने भी देखिए, जैसे अजय जी बिहार से नहीं है, लेकिन उनका भी क्या विचार था कि बिहार के युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा। बिहार की परिस्थिति से सभी वाकिफ है, जो भी हमारे पास बेस्ट यूथ ब्रेन्स है, बिहार से है या नहीं है, बिहार की परिस्थिति से जो अवगत है, जिन्होंने बिहार पर रिसर्च किया है, और उनके पास अगर दूसरे राज्यों का भी अगर अनुभव है, ऐसे भी विचार हमें स्वागत योग्य है हमारे लिए। उन सभी के विचारों को हम एक साथ लाकर एक समग्र विकास, एक समग्र बिहार की परिकल्पना करें, और तभी वो विकास हो पाएगा। आज अब देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट इसका प्रयास कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ पर क्या होता है कि जो टैलेंटेड यूथ्स हैं, उसको सरकार के साथ काम करने का एक मौका मिलता है, उनको पैसा भी मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है 2 सालों के लिए। और उसमें का काम क्या होता है कि जो वो युवा है वहाँ की परिस्थिति से अवगत होकर वहाँ पर उसमें बदलाव करे। मतलब जो उनको लग रहा है कि इस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, इस तरह से ये पॉलिसी लानी चाहिए। जैसे बिहार में आप देखिए, मिथिला की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर तालाब कितना ज़्यादा हुआ करता था। आज हालत ये है कि दरभंगा में पानी की कमी हो जाती है। कितना चिंता का एक विषय है, क्योंकि जो जिस बिहार में बाढ़ आता हो, उसी बिहार में सुखाड़ भी आ रहा है। उसी क्षेत्र में बाढ़ के समय में बाढ़ से ग्रस्त है, सुखाड़ के समय में सुखाड़ से ग्रस्त है, और कोई समाधान नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग उस समस्या से अवगत हैं, निश्चित रूप से उनका विचार आना चाहिए। बिहार में मैं सुनता था, जब मैं छोटा था तब से मैं सुन रहा हूँ कि नेपाल से जो नदियाँ आती है उस पर बांध बनाने की बात हो रही है। उसमें बात होती थी, सरकार ने एग्रीमेंट भी कर लिया है, लेकिन आज तक वो कहीं बांध दिखा नहीं। तो उससे क्या होगा कि बाढ़ की भी समस्या दूर होगी, सुखाड़ की भी समस्या दूर होगी, और साथ ही साथ हम बिजली उत्पादन में इतने आगे होंगे कि हम ना सिर्फ बिहार, जो अगल बगल के राज्य, बल्कि बांग्लादेश तक को हम बिजली सप्लाई उसको हम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें इन सब कुछ चीज़ को ध्यान में देना पड़ेगा। आज भी आप देख लीजिए, भारत सरकार के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि बिहार का विकास हो, क्योंकि बिहार एक फ्रंटियर स्टेट है, बॉर्डर उसका इंटरनेशनल बॉर्डर टच हो रहा है। बिहार की कमजोरी, बिहार की गरीबी, बिहार की भूखमरी दूसरे लोगों को अवसर प्रदान कर रही है कि वो अपने हिसाब से उस चीज़ को दिखा सके, अपने हिसाब से लोगों की कमजोरियों को परख सके। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो क्षेत्र जितना मजबूत होगा, आप देखिए कि नेपाल में चाइनीज इफेक्ट बढ़ रहा है, तो और बिहार के लोगों का तो वहाँ पर सीधा संबंध है। अगर आप अलग अलग भारत की सांस्कृतिक जो कॉरिडोर की अभी परिकल्पना हो रही, चाहे वो राम कॉरिडोर की बात हो, बुद्धा सर्किट की बात हो, उन सब में बिहार का स्थान है। तो पर्यटन के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, अभी आप देखिए कि बिहार में इतनी ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर वही फिश फीड की अगर बात की जाए तो बिहार में फिश फीड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हम बाहर से उसको हम लाते हैं, उड़ीसा उसका सप्लाई करता है, दक्षिण भारत की मछलियाँ हमारे बिहार में आती है, बिहार में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि युवाओं को एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा, जाति से ऊपर उठकर आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ पर आकर आप रिक्शा चला सकते हैं, यहाँ पर आकर आप 10-20 हज़ार रुपये का कार्य कर सकते हैं, तो बिहार में मछली पालन करके आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। बिहार में मखाने के बिजनेस में रह के आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं, और ये मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। इसलिए कोई कार्य छोटा नहीं है। अगर आपका अपना खेत अगर है तो जैविक खेती कीजिए वहाँ पर। अगर आपका अगर वहाँ पर अगर ज़मीन है तो गौशाला खोलिए, वहाँ पर अपना बायो खाद पैदा कीजिए।
जब तक आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि शर्म छोड़िए, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जिनको पढ़ने में जिनकी रुचि है वो पढ़ें, जिनको खेलने में रुचि है वो खेलें, जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने की रुचि है वो उसी सेक्टर में काम करें, जिनको हॉस्पिटैलिटी में काम करना है उनको उसमें काम करें। जिनको जो करना है, सिर्फ इस बात को लेकर कि सारे लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, एमबीए में जा रहे हैं। अब हालत देखिए, एक साल में देश में 35 लाख इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं। कहाँ से इतने लोगों को रोजगार मिल पाएगा? इतना रोज जॉब है ही नहीं। 35 लाख एक साल में इंजीनियर को कौन जॉब देगा? इतने ज़्यादा एमबीए किए जा रहे हैं। एमबीए की डिग्री इस तरह से दी जा रही है जैसे वो कोई 10th और 12th की डिग्री हो। कहाँ से जॉब आपको मिलेगा ऐसे? तो इस परिस्थिति में बेहतर यही है कि स्वावलंबी बनिए, और जब आप खुद अपने पांव पर खड़ा होंगे, 4 और लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए आप सक्षम कर पाएंगे। जिस भी तरह की जो आवश्यकता हो, जिनसे आप जुड़े हों, चाहे हमसे जुड़े हों, आपको लगता है जो अलग अलग लोग जो जानकार हैं, जो अभी भी यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं, भाई अब संदीप जी ही अपने गांव में जो युवा हैं उनके साथ जो समस्या है उनके लिए वो एक साथ बैठ के उसका समाधान निकाल सकते हैं, अपने ब्लॉक पे जा सकते हैं, ब्लॉक पे दवा बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर उन विचारों को शामिल करके वो आगे किया जा सकता है। नवीन जी के बारे में नवीन जी बता रहे हैं कि अपने गांव में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने गांव का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। वहाँ पर एक साथ आकर वो अपने गांव में किस तरह उसका भला हो। और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही ये 2 बार अपने सांसद के पास गए कि इनके गाँव में एक स्कूल है, वो भंगा हरिपुर में वो स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए। अब इनका सांसद उसमें कितना इंटरेस्ट लिया वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया है। तो सवाल यह है कि ऐसे युवाओं की ही आवश्यकता है जो वास्तव में संघर्ष करे, तो समान तरीके से ना हो तो फिर दूसरे तरीके भी, भाई लॉबिंग ग्रुप के तौर पे आपको काम करना होगा। जो नेता अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है वो नेता कहलाने का हकदार नहीं है। उसको नेतृत्व करने का नेतृत्व तो वही करेगा जो अपने क्षेत्र का विकास करेगा, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए संजीदा होगा, और वही सिर्फ नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। सिर्फ चुनाव जीत जाना, सिर्फ कहीं से चुनाव लड़ लेना, ये नेतागिरी का कोई काम नहीं है। बिना चुनाव लड़े हुए भी, बिना चुनाव जीते हुए भी एक से एक इस देश में नेता हुए हैं। जयप्रकाश जी कभी अपने जीवन में उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा था। महात्मा गांधी जी ने कभी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा था। तो जो लोग चुनाव नहीं लड़े थे वो भी बड़े बड़े नेता हुए हैं जिनका देश आज भी सम्मान करता है। तो इसीलिए समाज का भला कैसे हो, और मुझे लग रहा है युवाओं को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सदी आपका है, ये दशक आपका है। निश्चित रूप से अगर कार्य करते रहेंगे तो एक दिन ये देश, ये आपका राज्य, आपका क्षेत्र आपके नेतृत्व को ही स्वीकार करेगा। बहुत अच्छा एक उदाहरण है हरियाणा के कुछ जगहों का। आप चुनाव का इस बार का विधानसभा का आकलन करके देख लीजिए। वहां पे एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, 2 बार चुनाव हारने के बाद प्रयास करता रहा और इस बार एक बहुत बड़े उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया। तो ये जनता देखती है। जनता इतनी भी बेकार नहीं है जितने लोग समझते हैं, और जनता इतनी भी नासमझ भी नहीं है। बिहार की जनता के साथ एक दुर्भाग्य आप समझ लीजिए वो है कि बिहार की जनता ने जब जो विश्वास किया वो चीज़ उनको मिल नहीं पाया है। नहीं तो बिहार की जनता ने कमी क्या की थी? बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल सरकार बनवाई। बिहार का तो विकास हो जाना था, बिहार का ये स्वर्णिम भविष्य का निर्माण की एक गाथा लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक आत्मबल ये प्रदान करने वाला चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि जब भी कुछ भी अगर वर्तमान में अगर होता है तो भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला ही चीज़ होता है। वर्तमान ये जो है ये युवाओं के लिए एक भविष्य को लिखने का एक मौका दे रहा है। आपके पास ये अवसर है। हो सकता है जब आप अगर इसमें नेतृत्व करके जब विकास कर देंगे, आगे आने वाले युवाओं के पास ये अवसर नहीं होगा जब आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। इसलिए इतिहास बनाने का ये अवसर है। निश्चित रूप से आप आगे आइए और इस इतिहास बनाने में अपना योगदान दीजिए। हर समय राष्ट्र या राज्य एक अपने जनरेशन की आहुति तो मांगता है, और मुझे लग रहा है कि हम उस पीढ़ी से हैं जो इस आहुति को हमें देना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, और उस आहुति के देते हुए तभी ये राज्य आगे बढ़ेगा। और ये मान लीजिए बिहार मजबूत होगा तो भी तभी राष्ट्र मजबूत होगा। अंत में मैं एक प्रश्न का और उत्तर देता हूं कि चकबंदी का जहां तक सवाल है, बिहार में चकबंदी की निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरी बात, चकबंदी के साथ एक और चीज़ जो आवश्यकता है वो है कि एग्रीकल्चर लैंड का भी एक प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए। आप देखेंगे कि खेत में लोग घर बना रहे हैं। एक तो जनसंख्या इतना ज़्यादा, प्रोडक्शन है नहीं। खेत में घर बनाएंगे, प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, इनकी कोई समझ नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके राज्य सरकार को 2 चीज़ को लेकर बहुत तेज़ी से निर्णय लेना होगा। पहली बात की चकबंदी होना चाहिए, सारे ज़मीन को एक साथ लाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो लैंड का डिमार्केशन है, लैंड जो एक
पर लैंड यूज पॉलिसी है उसको भी वहां पर स्थापित करने की जरूरत है कि किस एरिया में आप मकान बना सकते हैं, किस एरिया में नहीं बना सकते हैं। टाउनशिप का डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग इस तरह से अगर पूरा गांव अगर फैलता चला जाएगा तो फिर कुछ भी कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगा। बिहार में पशुओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, बिहार में तालाब की भी उतनी ही आवश्यकता है, और मुझे लग रहा है पूरे देश में तालाब की आवश्यकता है। बिहार में तालाब खत्म होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लैंड यूज पॉलिसी अगर नहीं बनाएंगे तो वो भी एक बहुत कठिन समय आ जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और युवा इसके लिए सबसे सक्षम माध्यम हो सकता है। आप आरटीआई लगाइए, आप अलग अलग तरीके से अपना ग्रुप बनाइए, हम सब जुड़ के हम सब मिल के कार्य करेंगे। किसी को कहीं दिक्कत है चाहे वो हमसे जुड़ सकते हैं, जिन भी लोगों से आपको लग रहा है उससे आप जुड़िए, लेकिन एक समग्र ग्रुप बनाइए अलग अलग लोगों से। मैं भी देखता हूं कि अलग अलग युवाओं ने अलग अलग ग्रुप बना रखा है। देखिए, इसमें आप खुश हो सकते हैं कि आपने अलग अलग ग्रुप बना लिया है, लेकिन क्या आप खुद एक मिनट के लिए सोचिए, इसे मैसेज किया जा रहा है कि अगर 10 लोग अगर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो कैसे हम बिहार को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो ये ग्रुप वाली एक मानसिकता है, इससे ऊपर उठना होगा। देखिए, आपको व्यक्ति जाने इसकी आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप अगर समाज की भलाई के लिए, विकास के लिए आगे आएंगे, निश्चित रूप से आपको व्यक्ति आपको जानेगा, आपका नाम जानेगा। अब जब तक आपको ये लगता रहेगा कि भाई व्यक्ति सिर्फ इसलिए जाने क्योंकि आप अलग अलग ग्रुप के अगर एडमिन होंगे या अगर उस पर अगर विचार करेंगे, इससे मुझे नहीं लग रहा है ना किसी का नहीं विकास होगा, ना आपका विकास होगा। क्या होगा अभी मुझे लग रहा है एफबी में कम से कम करोड़ों इस तरह के ग्रुप होंगे जिसके एडमिन अलग अलग लोग होंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर विकास का अगर करना है, अगर समाज का अगर भला करना है, समाज की भलाई के लिए कार्य करना है, तो मुझे लग रहा है इससे ऊपर उठकर सोचना होगा, स्वहित व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सोचना होगा। और जब हम अगर वो कर पाने में अगर सफल होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से बिहार का एक हम दोबारा स्वर्णिम भविष्य लिखेंगे, और वो स्वर्णिम भविष्य वही होगा जिसके बारे में बिहार के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं और जो विचार आता है वही विचार भी परिलक्षित होगा। आप सबका इतना देर तक एक धैर्यपूर्ण समय देने के लिए मैं हार्दिक आभारी हूं, और निश्चित रूप से आपके दिए हुए इस सम्मान और प्रेम के लिए मैं सदा आपका कर्जदार रहूंगा, आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।